दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 15 जून सन 2023 गुरुवार शाम के बाजार की खबरों में हम आपके लिए एक विशेष शो लेके आते हैं जो दिन भर की गतिविधियों के बारे में आपसे चर्चा करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पे जो प्रकाश डालते हैं और आगे आने वाले ट्रेंड के ऊपर भी आपको बात करते हैं। दोस्तों आपको याद होगा लगभग 3-4 दिन पहले हमने एक खाद्य तेलों पर एक विशेष अपडेट दिया था और उसमें कहा था कि खाद्य तेलों में तेजी की संभावनाएं बन सकती है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर। गौरतलब है कि सरकार ने रिफाइंड सोया और सूरजमुखी तेल के ऊपर आयात शुल्क घटाया है। और आपको याद होगा कि आज के ही शो में के अंदर हमने मॉर्निंग के अंदर आपको ये कहा था कि आयात शुल्क घटाने से कोई बहुत अधिक फायदा नहीं होगा क्योंकि रिफाइंड का इंपोर्ट भारत कम करता है। दोस्तों आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोयाबीन और पाम तेलों के अंदर शानदार तेजी दर्ज हो रही है। उम्मीद है कि आपने हमारा इशारा ठीक से समझा होगा। और खबर निकल के आ रही है कि सरकार केंद्र सरकार ने गेहूं के दामों को लगाम लगाने के लिए स्टॉक लिमिट की जो घोषणा की थी और साथ साथ ओपन मार्केट में गेहूं बेचने का जो निर्णय लिया था वो किसानों को रास का मारा है। खबर निकल के आ रही है कि किसान 2 दिन पहले महंगाई नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने जो गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी थी, इससे मंडियों में गेहूं की आवक घटने लगी है और कुछ किसान कम दामों पर गेहूं बेचने में कुछ इच्छुक नहीं है और माल मंडी से लेके वो वापस लौट गए हैं और मिलों ने भी अभी आटा और मैदा सूजी वगैरह के दाम अभी बहुत अधिक कम नहीं किए हैं। उनको का कहना है कि हमारे पास गेहूं पुराने ऊंचे भाव का स्टॉक है। ये खबर नई दुनिया के अंदर में प्रकाशित हुई है। दोस्तों एक और खबर ये भी आ रही है कि गेहूं के जो भाव है अभी बहुत अधिक गिरे नहीं है। पूर्णिया मंडी में आज का भाव 2400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सिवान मंडी में आज का भाव 2200 क्विंटल। आवक कम हो गई है। भाव बढ़ने की अपेक्षा से किसान स्टॉक रख रहे हैं और मुजफ्फरनगर नगर मंडी में 2300 के भाव हैं और पटना में गेहूं 2800 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। गौरतलब है कि स्टॉक लिमिट, कुछ जानकारों का कहना है कि स्टॉक लिमिट मिलों पर लगी है और प्लांटों पे लगी है, साथ साथ व्यापारी और स्टॉकिस्ट पे लगी है। स्टॉक लिमिट किसानों पर नहीं है और किसान कुछ आपस में मिलकर गेहूं का स्टॉक कर सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले कई सालों में किसानों जो बड़े किसान हैं उन्होंने अपना माल होल्ड करने की क्षमता विकसित हो गई है और यही वजह है कि जब पिछले साल सोयाबीन के दाम घटे थे तो किसानों ने अपना माल नहीं बेचा था और जब फिर शानदार भाव आए उसके बाद किसानों ने अपना माल बेचा था। यही हाल कपास का है कि कपास के अंदर उचित भाव नहीं मिलने की वजह से किसानों ने एक बड़ी मात्रा के अंदर कपास का माल होल्ड करके अभी भी रखा हुआ है। अब प्रश्न ये है कि क्या किसान गेहूं के साथ भी ऐसा ही करने वाले हैं? यदि ऐसा हुआ तो ये एक चिंता की बात हो सकती है क्योंकि भारत सरकार के पास भी पिछले साल भी तयशुदा लिमिट से काफी कम मात्रा में खरीदारी हुई थी और इस साल भी मात्र 262 लाख टन की ही सरकारी खरीद हुई जबकि लक्ष्य इससे कहीं अधिक था। शानदार पैदावार होने के बाद भी सरकारी खरीद का लक्ष्य से पिछड़ जाना एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात है। गौरतलब है कि इसमें उत्तर प्रदेश का रोल सबसे अधिक माना जा रहा है क्योंकि पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश ने देश का 262 लाख टन के का जो सरकारी खरीद गेहूं की हुई है उसमें लगभग 97 यानी 97% का योगदान दिया है, जबकि यूपी ने बिल्कुल बहुत कम नगण्य दिया हुआ है। तो सवाल यह है कि यूपी के किसानों ने माल सरकार को क्यों नहीं दिया। दूसरी ओर यदि हम सरसों की तरफ देखें तो सरसों की पैदावार शानदार 127 लाख टन सरकारी आंकड़ों को देखें या फिर 115 से 113 लाख टन व्यापारिक संगठनों का आंकड़ों को देखें, उसके के सामने सरसों की खरीदारी बहुत कम हो पाई है और कुछ राज्यों में तो बारदाने की कमी भी बताई जा रही है कि केंद्र सरकार ने बारदाने की शॉर्टेज हो रही है और राज्य सरकार बारदाने की प्रॉपर सप्लाई नहीं होने की वजह से माल सरसों का खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। साथ साथ चने के अंदर भी ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। राजस्थान सरकार के एक मंत्री ने तो बकायदा इसकी शिकायत भी की है। तो दोस्तों ये था खबर और अब एक और खबर निकल के आ रही है कि
बिपरजॉय चक्रवात सौराष्ट्र और कच्छ के तटों पे अलर्ट जारी हो गया है। सौराष्ट्र और कच्छ तट के लिए चेतावनी बहुत गंभीर है और चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आज रात तक जखारू बंदरगाह यानी गुजरात के पास से गुजरने की संभावना है। अगले 3 घंटे के दौरान जब गुजरात राज्य के द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, मोरबी, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और कच्छ जैसे जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की से कम की रफ्तार के साथ तूफान आने की संभावना बन गई है। ये आईएमडी की सूचना है। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग ये भी करेंगे कि इस चक्रवात का असर लगभग 9 से 10 राज्यों को गुजरात के अलावा भी इसका असर पड़ सकता है और इसका प्रभाव एक भीषण के रूप में आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी खबर। अब आगे की खबरों के लिए बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। हम आपके बहुत सी सूचनाएं और साथ साथ आपको शेयर बाजार पे तुषार जैन का भी विश्लेषण आप तक लेके आएंगे। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए। दोस्तों, बिपरजॉय चक्रवात या मा तूफान का असर, जैसे हमने आपसे कहा कि गुजरात के साथ साथ दूसरे राज्यों पर भी पड़ सकता है। इसमें महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान और कर्नाटक शामिल है। दक्षिण राजस्थान के 6-7 जिलों में जोरदार बारिश और तेज हवा के प्रभाव की संभावना व्यक्त कर दी गई है, जबकि गुजरात के कच्छ, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर 5 अन्य जिलों में इस तूफान की चपेट में आ जाएंगे और अहमदाबाद में भी बारिश हो सकती है। इस भयंकर समुद्री चक्रवाती तूफान से गुजरात में ग्रीष्मकालीन या जायदा फसल को काफी नुकसान की आशंका है, जो पकने लगी है और जिसकी कटाई आरंभ भी हो चुकी है। कहीं कहीं खरीफ की फसलों की बिजाई भी शुरू हो गई है और समझा जाता है गुजरात के तटीय इलाकों में मूसलाधार बरसात हो रही है, जिससे निचले क्षेत्र में पानी बढ़ने और स्थानीय स्तर पर बाढ़ का नजारा उपस्थित होने की आशंका भी प्रबल हो गई है। इससे वहां धान को छोड़कर अन्य फसलों की बिजाई स्वाभाविक रूप से देरी की होगी और कुछ मौसम विशेषज्ञों का ये कहना भी है। बिपरजॉय तूफान की वजह से मानसून के कुछ समय कमजोर और सुस्त पड़ सकता है। दोस्तों, साउथ वेस्ट मानसून पे हमारा विशेष अपडेट आप हमें दिया है, वो उसको सत्य साबित होता जा रहा है कि बिपरजॉय तूफान महातूफान की वजह से मानसून कुछ समय के लिए कमजोर और सुस्त पड़ सकता है, लेकिन मौसम विभाग की राय इससे अलग है। उनका कहना है इस तूफान की वजह से मानसून को पुश मिलेगा और आगे बढ़ने की रफ्तार तेज हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून पिछले 3-4 दिनों से बिल्कुल स्थिर हो गया है और ऐसा लग रहा है कि देश के अन्य भागों में पहुंचने में सामान्य से अधिक समय लग सकता है। नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर राज्य के में मूसलाधार बरसात होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, कई क्षेत्र में पानी भर गया है। दूसरी ओर यूपी और दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश सही अन्य राज्यों में भीषण गर्मी की चपेट देखी जा रही है और जहां हीट वेव का प्रकोप देखा जा रहा है, अरब सागर के तटवर्ती राज्यों हवा की रफ्तार तेज होने रहने और बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। आज शाम को बिपरजॉय तूफान गुजरात से टकराने वाला है, जिससे पूरे देश की निगाहें लगी हुई है। सारे एहतियाती इंतजाम किए जा चुके हैं। दोस्तों, सोयाबीन और सरसों के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी दिखा रहे हैं और इसमें बड़ी शानदार तेजी दर्ज हो गई है। तो दोस्तों, आने वाले आपको याद होगा कि हमने आपको गवार सीड के ऊपर एक विश्लेषण देते हुए कहा था कि गवार सीड में कमजोरी की संभावना बन सकती है। एक बड़ा प्रश्न, क्या बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर इलाकों में कुछ बरसात होने से गवार सीड की बिजाई को अच्छी होने की संभावना बनेगी या फिर इसमें आगे और क्या बन सकता है? दोस्तों, इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हल्दी, जीरा और धनिया मसाले बाजार के अंदर अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण रहा क्योंकि जीरे ने पहली बार 50,000 का जादुई आंकड़ा एनसीडीएक्स वायदे बाजार में क्रॉस कर गया।
यद्यपि ये 50,200 का जो स्तर था वो मेंटेन नहीं हो पाया और उसके बाद कुछ गिरावट भी देखी गई, लेकिन ये तय है कि जीरे ने शानदार तेजी दर्ज हो गई है, जिसका पूर्व अनुमान हमने आपको लगभग 1 साल पहले, फिर 6 महीने पहले, फिर 3 महीने पहले लगातार आपको दिया था। हल्दी के अंदर भी शानदार तेजी दर्ज हुई है और धनिया भी अपने निचले निचले स्तर से लगभग 500 से 600 रुपए तक का सुधार पिछले कई महीनों का यदि हम देखें तो उसमें हो गया है। दोस्तों, आने वाले समय के अंदर धनिये के अंदर कुछ मजबूती की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हल्दी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, क्या हल्दी, आपको याद होगा हल्दी 90 रुपए के आसपास चल गई थी, उसके बाद में गिर के फिर 60-65 रुपए आ गई थी, 58 रुपए भी तक भी आ गई थी, उसके बाद में फिर इसमें शानदार रिकवरी की है। एक बड़ा प्रश्न हल्दी के लिए, क्या हल्दी में अब मुनाफा वसूल करना चाहिए या फिर रुकना चाहिए? महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों, जो समय पर मुनाफा वसूल करता है और आगे का विश्लेषण समझता है, वही इस व्यापार में कामयाब होता है। एक और महत्वपूर्ण खबर के निकल के आ रही है कि मसालों के अंदर बड़ी इलायची की फसल नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम के इलाके के अंदर और नेपाल के अंदर खराब होने के समाचार मिल रहे हैं, जिससे आने वाले समय में काली मिर्च करेक्शन, बड़ी इलायची यानी काली इलायची के भावों में तेजी की संभावना बन सकती है। हरी इलायची के अंदर भी आपको याद होगा हमने सही समय पर आपको उसमें तेजी का संभावना व्यक्त की थी, जो कि तब तेजी दिखाई दे रही है। साथ साथ यदि हम सौंफ और मेथी में भी देखें, उसमें भी रिकवरी जारी है। दोस्तों, मसाला, तिलहन दलहन, कपास, इन सभी की विशेष रिपोर्ट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। अब हम आपके लिए तुषार जी का संबोधन लेके आते हैं। तुषार जी ने अपने पिछले एपिसोड के अंदर इंडसइंड बैंक और कुछ बैंकों के ऊपर चर्चा की थी और उन्होंने जबरदस्त मुनाफा कमा के दिया। तुषार जी, आपका स्वागत है। आज आपके पिटारे में हमारे दर्शकों के लिए क्या है? तुषार जी। नमस्कार, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्च हेड एट जेएस टू मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 15 जून सन 2023 हमने हमारे पिछले एपिसोड में आपसे कुछ स्टॉक्स के बारे में चर्चा करी थी, जिनमें शामिल है IDFC बैंक। और IDFC बैंक ने लगभग IDFC फर्स्ट बैंक ने लगभग 6.5% का मुनाफा पिछले 2 दिनों में उसमें देखने को मिला। तो उम्मीद है आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अब हम आगे चर्चा करने वाले हैं भारतीय शेयर बाजारों के अंदर आगे क्या गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। कल के सेशन में US के मॉनेटरी पॉलिसी के आउटकम घोषित हुए थे, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट्स को वही बरकरार रखा, उनमें कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला। लेकिन आगे जो इंटरेस्ट रेट्स हाइक्स होने की पॉसिबिलिटीज है, वो पहले एक बार हाइक होने की पॉसिबिलिटीज जताई जा रही थी, जिसको अब बढ़ाकर 2 बार हाइक की पॉसिबिलिटीज अब फेडरल रिजर्व देते हुए नजर आया है, जिसके कारण आज भारतीय बाजारों के अंदर भी स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। बैंक निफ्टी में लगभग यदि हम देखें तो 1.25% की गिरावट देखने को मिली और उसके बावजूद IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर एक अच्छी तेजी, लगभग 3% की तेजी IDFC फर्स्ट बैंक में देखने को मिली। और आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में, क्योंकि अब जो मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के जो अनाउंसमेंट होने हैं वो अब हो चुके हैं, तो कोई भी बड़ा मेजर इवेंट अब शेष नहीं है। और यदि हम बैंक निफ्टी के ऊपर ओवरऑल नजर डालें तो हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में स्पेशली पिछले 2 दिनों से एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला और बैंक निफ्टी अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के पास भी पहुंच चुकी है, जो कि लगभग 43,435 के आसपास है और उसी के आसपास आज इसकी क्लोजिंग भी देखने को मिली। और यदि हम इस आंकड़ों के ऊपर नजर डालें तो 11 मई के बाद में लगभग यदि हम 1 महीने के इसका सपोर्ट देखें तो वो 1 महीने के सपोर्ट के ऊपर फिलहाल बैंक निफ्टी खड़ी होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छे लेवल्स साबित हो सकते हैं यदि हम शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए बैंक निफ्टी को देखना चाहते हैं, तो हमें इसमें जरूर एक अच्छी रिवर्सल मौजूदा स्तर से देखने को मिल सकती है। मौजूदा स्तर से बहुत ज़्यादा गिरावट की अभी पॉसिबिलिटीज कम नज़र आ रही है, लेकिन रिवर्सल की पॉसिबिलिटी जरूर देखने को मिल रही है, तो हम उसको जरूर कंसीडर कर सकते हैं।
शुक्रिया तुषार जी। एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर दोस्तों, ये सभी जानकारियां आपको ट्रेनिंग, रिसर्च और एजुकेशन पर्पज के लिए आपसे साझा की जा रही है। किसी भी प्रकार का नफा नुकसान की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं रहता है। और हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स भी आप बहुत ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, हमारा उद्देश्य भारतीय अनुसंधान पद्धति यानी इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस को प्रमोट करना है, जिसकी वजह से भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता है। हमारा ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स बिल्कुल कंडक्ट हो रहा है, जो शनिवार और रविवार को ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस मौजूद है। इसमें स्टॉक मार्केट, बुलियन, मेटल, करेंसीज और एग्रो कमोडिटीज के विश्लेषण का भारतीय सिस्टम से पद्धति से विश्लेषण करना सिखाया जाता है। दोस्तों, हमारा ये जो चैनल है, इसमें हम लोग फंडामेंटल टेक्निकल के साथ साथ एस्ट्रो इकोनॉमिक्स का बहुत अधिक उपयोग कर आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और जो भी महानुभाव इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, वो संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। दोस्तों, याद रखना, भारत की जो अद्भुत कलाएं थी, जिसकी वजह से भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना चाहता था, और लेकिन कुछ पिछले लगभग 500-700 साल के में लगातार विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से भारत की का ये ज्ञान और ये विज्ञान दोनों लुप्त हो गया। और याद कीजिए कि नालंदा और तक्षशिला जैसी बौद्ध विश्वविद्यालयों के ग्रंथों की होली महीनों तक जलाई गई थी। साथ साथ अंग्रेजी भाषा का अत्यधिक प्रयोग लॉर्ड मैकेले की एजुकेशन सिस्टम ने भारत की जो पौराणिक ज्ञान विज्ञान है उसको नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन पिछले लगभग 20 से 25 साल में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भारत का इस वैज्ञानिक पद्धति का जो ज्ञान है, इसका प्रमोशन हो और फिर एक बार भारत विश्व गुरु के रूप में जाना चाहे। इन सभी को के देखकर हमने मोतियों को जोड़ के माला एक बनाई है और एक ऑनलाइन क्लासेस के जरिए भारत की इस प्राचीन विद्या को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। दोस्तों, चाहे देश विदेश की सभी बिजनेस टीवी चैनल्स हो, बिजनेस न्यूज़पेपर्स हो, और हमारे डिजिटल चैनल के जरिए हम लगभग पिछले 22 सालों से लगातार इसमें प्रयासरत है। और जो ये सफलता है, ये हमारी मनीषियों की देन है, भारतीय ऋषियों की देन है और भारतीय पद्धति की देन है। तो दोस्तों, मैं आह्वान करता हूं कि आप भी हमारे इस मुहिम में शामिल हों और इस पद्धति को सीखें और प्रमोट करें और आगे बढ़ाएं, और एक बार पुनः हम साबित करें कि भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं था, इसके पीछे ज्ञान था, इसके पीछे विज्ञान था। दोस्तों, आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। यदि किसान गेहूं को रोकना शुरू करे तो फिर क्या होगा, सवाल ये है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।